हे भगवान, ये क्या? इस निकम्मी को तुमने मेरे गले बांध दिया है। इतनी देर से ये अभी तक झाड़ू ही मार रही है। अरे घर के इतने काम बाकी हैं, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं और रात का खाना भी बनाना है, और अभी तक तेरा झाड़ू ही नहीं लगा। तो चाहती क्या है कि सारे काम मैं ही करूं और तू बस आराम ही करती रहे? अरे नहीं माँ, आप चिंता ना करें, मेरा झाड़ू लगाने का काम हो ही गया है। ये काम खत्म करके मैं सारी काम कर दूंगी, आप चिंता ना करें। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी काम करना क्योंकि आज तेरे पिताजी आ रहे हैं। और हाँ, भूल से भी ये मत बताना कि मैं तुझसे ये सारे काम करवाती हूँ, समझी? वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा इस घर में। जी माँ, मैं नहीं बताऊंगी। और हाँ, पूजा की सोकर उठने से पहले खाना बना देना। तुझे तो पता ही है कि उसे उठते ही भूख लग जाती है। सुमन वहाँ से चली जाती है। कमला के पिता विश्वनाथ एक यात्री व्यापारी है जो अलग अलग गांव जाकर कपड़े और मसालों का व्यापार करते हैं और 1 महीने बाद ही घर लौटते हैं। दोपहर हो चुकी है। विश्वनाथ सामान लेकर घर में प्रवेश करते हैं। कमला, ओ कमला, अरे कहाँ हो? जरा यहाँ तो आना, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे पिताजी, आप आ गए? मैं आपकी ही राह देख रही थी। हाँ बेटी, पर कमला कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ होगी? सो रही होगी महारानी। कोई काम तो करती ही नहीं है। बेचारी माँ को ही सारे काम करने पड़ते हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं उसे पिताजी? अरे कोई बात नहीं, अभी तो वो छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो खुद ही काम करने लग जाएगी। अरे कोई बात नहीं बेटी, मैं हूँ ना। मैं तो इस घर में आई ही थी कमला का अच्छे से ध्यान रखने के लिए। आखिर वो है तो मेरी ही बेटी ना। सौतीली हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो एक माँ ही। और नहीं तो क्या, जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी तो मैं बहुत ही चिंता में पड़ गया था कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, कौन रखेगा इसका ध्यान। ऊपर से मुझे तो 1 महीने के लिए व्यापार के लिए जाना पड़ता है। तब मुझे तुम्हारी माँ मिली और इसी की वजह से मैं चिंता मुक्त होकर व्यापार करने जा पाता हूँ। तभी कमला भागती हुई आती है। अरे पिताजी, आप आ गए। मैं आपको कितना याद कर रही थी। अरे हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं आ गया। और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये देख, ये सोने के बने हार के जेवर। सोने के जेवर? ये तो बहुत महंगे होंगे ना पिताजी, ये लाने की क्या आवश्यकता थी? अरे क्यों ना लाऊं, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी बिना श्रृंगार और बिना गहनों के अच्छी नहीं लगती। अब इसे संभाल कर रखना, खो मत देना। जी पिताजी, मैं इसे बहुत ध्यान से रखूंगी। ये क्या पिताजी, आप सिर्फ उसके लिए उपहार लाए हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? अरे नहीं नहीं पुत्री, मेरे पास अभी धन की थोड़ी समस्या है, पर अगली बार मैं तेरे लिए भी एक अच्छी घड़ी या कुछ और जरूर लाऊंगा। तू चिंता मत कर। फिलहाल आज तो मैं तेरे लिए ये चांदी का कलाई बंद ही लाया हूँ। अरे कोई बात नहीं पूजा, तुम्हारे पिता ने कहा ना कि वो अगली बार ला देंगे। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारी बहन के लिए कितने सुंदर जेवर लाकर दिए हैं। अगर तुझे भी किसी दिन पहनने होंगे तो पहन लेना। तेरी बड़ी बहन मना थोड़ी ना करेगी तुझे, है ना कमला? हाँ पूजा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तू जब चाहे तब इसे पहन सकती है। लो, हो गई चिंता दूर। अब तो कोई शिकायत नहीं ना पूजा? हाँ ठीक है, पर अगली बार जरूर लेकर आना। अगली बार कोई बहाना नहीं सुनने वाली मैं। पक्का, मैं अगली बार जरूर लेके आऊंगा। विश्वनाथ के आ जाने से कमला बहुत खुश हो जाती है। उनके यहाँ आने के बाद सुमन ऐसा दिखावा करती है कि वो कमला से बहुत प्यार करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। अगले दिन विश्वनाथ फिर से व्यापार करने चले जाते हैं। उनके जाते ही सुमन का व्यवहार बदल जाता है। देखो तो, नौकरानी की भी हैसियत नहीं और महारानी हार पहनेगी। सुन लड़की, तेरे पिता ने भले ही तेरे लिए वो सोने के जेवर लाए हों, पर तू उन जेवरों को छुएगी तक नहीं। वो जेवर सिर्फ मेरी पूजा पहनेगा, समझी? उसकी शादी में काम आएंगे। पर माँ, पिताजी ने वो जेवर मुझे कितने प्रेम से दिए हैं और कहा है इसे संभाल कर रखना। हाँ, तो तू भी पूजा को वो जेवर प्रेम से दे दे, वो भी संभाल कर ही रखेगी। ठीक है, अब चुपचाप जाकर काम कर,
ज्यादा जुबान चलाएगी तो जुबान काट के रख दूंगी तेरी, समझी? उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी एक पड़ोसन मंजू उनके घर आती है। अरे ओ सुमन, कहाँ पर है? जरा बाहर तो आना, एक खुशखबरी देनी है तुझे। हाँ हाँ आ रही हूँ, और तू जल्दी से ये काम खत्म कर, घर में और भी काम है, समझी? अरे क्या हो गया मंजू बहन, इतनी सुबह सुबह कौन सी खुशखबरी लेकर आई हो? कहीं तुम्हारी सास का देहांत तो नहीं हो गया? अरे कहाँ, अभी तो उसकी उम्र बहुत लंबी है, अभी कहाँ उससे पीछा छूटेगा। तो फिर तू इतनी सुबह सुबह कौन सी खुशखबरी लेकर आई है? अरे तूने राय साहब का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही ना, जो इस इलाके के बहुत बड़े जमींदार और व्यापारी हैं। अरे उन्हें कौन नहीं जानता, उनका तो पूरे शहर में डंका बजता है। हाँ, और वो अपने बड़े बेटे विक्रम के विवाह के लिए एक कन्या खोज रही हैं। और उन्हें पता चला है कि विश्वनाथ जी की यहाँ कितनी इज्जत है, और वो विश्वनाथ जी की पुत्री यानी कि आपकी पुत्री से विवाह करवाना चाहते हैं। क्या ये तुम सच कह रही हो? और नहीं तो क्या, वो मेरे भाई के जान पहचान के हैं, तो उन्होंने पूछने को कहा है कि रिश्ते की बात करने के लिए वो कब आ सकते हैं। अरे वाह, सुरेश की बहन के तो भाग्य ही खुल जाएंगे, ऐसे घर में ब्याह होगा। तुम उन्हें कल ही नहीं परसों ही बुलवा लो, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। अरे पहले तो कमला की शादी करवा लो, वो तो बड़ी है ना, उसके होते हुए सुरेश की बहन की शादी क्यों कराना चाहती हो? अरे बहन, तुम गलत समझ रही हो। कमला के लिए तो उसके पिता ने पहले से ही एक वर ढूंढ के रखा है, दूर के रिश्तेदार के लड़के से। चलो कोई बात नहीं, तू राय साहब से बात पक्की कर लेना, मैं उनका स्वागत करने की पूरी तैयारी करूंगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मंजू चली जाती है। सुमन बहुत खुश हो जाती है। वो अंदर जाती है और पूजा को जगाती है। अरे पूजा, कहाँ है तू? जल्दी आ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या बात है माँ, क्यों इतनी सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। अरे बात ही ऐसी है, ये समझ कि तेरी किस्मत बदलने वाली है, अब तो महलों जैसी जिंदगी जिएगी। आप क्या बोल रही हो माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तेरा विवाह होने वाला है, वो भी यहाँ के सबसे बड़े जमींदार राय साहब के बेटे विक्रम से। परसों ही वो रिश्ते की बात करने यहाँ आने वाले हैं। ये आप क्या बोल रही हो माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? अरे नहीं, ये सच है। अब तो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी, एकदम महारानी जैसी। तू ध्यान से सुन ले, परसों लड़के वाले आ रहे हैं, तो कोई भी गलती मत करना, और जो भी कहूँ बिना कुछ सवाल जवाब किए उसमें हाँ में हाँ मिलाना, समझी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी माँ, मैं समझ गई, कोई गड़बड़ नहीं होगी। राय साहब, उनकी पत्नी और बेटा विक्रम आए हैं। सुमन उनका स्वागत कर रही है। अरे आइए आइए, आपका ही इंतजार था। अरे वो सब तो ठीक है, पर कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कन्या अभी तैयार हो रही है और थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक आप लोग नाश्ता कर लें। कमला, अरे ओ कमला, मेहमान आए हैं, जरा नाश्ता तो लेकर आना। कमला एक ट्रे में नाश्ता लेकर आती है। वो सादे कपड़े पहनी हुई है। ये कौन है? क्या ये भी आपकी ही बेटी है? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी नौकरानी है, यहाँ काम करती है। मेरी तो एक ही बेटी है। पर हमें तो कहा गया था कि आपकी 2 बेटियां हैं। अरे वो, उसकी तो बहुत पहले ही शादी हो गई थी, दूर कहीं। और वो सब छोड़िए आप, देखिए मेरी बेटी पूजा भी आ गई है। पूजा सुंदर कपड़े पहने शर्माती हुई आती है। प्रणाम काका जी, प्रणाम काकी। वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है। क्या आता है करना? मतलब घर के सारे काम तो कर लेती हो ना? घर के काम? तो क्या आपके घर में नौकर चाकर नहीं होंगे? नौकर तो हैं, पर हम सर्वगुण संपन्न बहू खोज रहे हैं, जो घर के सारे काम करना जानती हो और हिसाब किताब भी कर लेती हो। हाँ, तो इसे हिसाब किताब करना आता है, अब बस खाना बनाना नहीं जानती है, पर शादी के बाद ये सब भी सीख जाएगी। पिताजी, आपको तो सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए ना, तो क्यों ना आप मेरी शादी इस नौकरानी से करा दें? मुझे ये बहुत पसंद आई है
और इसे घर के सारे काम भी करने आते हैं और हिसाब किताब भी कर ही लेती होगी, क्यों, है ना? हाँ, कर तो लेती हूँ पर तो बस अब तुम शादी के लिए हाँ कर दो, फिर तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये एक नौकरानी है, तुम एक नौकरानी से शादी करने की सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, नौकरानी हुई तो क्या हुआ, मुझे कौन सा इसके घर जाना है, इसे मेरे घर आना है। और ऊपर से ही कितनी सुंदर भी है और अपने काम में भी निपुण है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छी और संस्कारी बहू मिल सकती है, क्योंकि बड़े घर की लड़कियों को तो ये सब कुछ करना ही नहीं आता है। बात तो तुम्हारी सही है, तो ठीक है, बताओ बेटी, क्या तुम मेरे पुत्र विक्रम से विवाह करने के लिए तैयार हो? माफ कीजिएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये आपसे विवाह नहीं करेगी। अगर आपको विवाह करना ही है तो मेरी पुत्री पूजा से ही करना पड़ेगा। पर ये मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। तय ही तो हुई है ना, शादी तो नहीं हुई। ये उन्हें मना भी कर सकती है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे ज्यादा अमीर होगा। क्यों कमला, करोगे ना मुझसे शादी? लड़के के ऐसा कहते ही सुमन कमला को घूर घूर कर देखने लगती है और जोरदार इशारा करती है कि वो ना कहे। माफ कीजिएगा, पर मैं उनसे ही शादी करूंगी। वो भले ही आपकी तरह अमीर ना हो, पर मुझे वो पसंद है। हाँ, तो देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो नहीं कर सकती है। अब आप मेरी पुत्री प्रियंका को देखिए, ये कितनी सुंदर है, ऊपर से हिसाब किताब भी कर लेती है, बस खाना बनाना नहीं आता, और वो भी सीख लेगी। राय साहब और उनकी पत्नी आपस में बात करने लग जाते हैं। माफ कीजिएगा, पर मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं आई। आपकी बेटी से ज्यादा तो आपकी नौकरानी खूबसूरत है और सारे काम में भी निपुण है। पर मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनने वाले। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। राय साहब का परिवार चला जाता है। सुमन का गुस्सा फूट पड़ता है। चुप हो जा पूजा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। हाँ, तू बस हिम्मत रख। हाँ माँ, ठीक कह रही हैं। और तू तो चुप ही कर मनहूस, तेरी ही वजह से आज लड़के वाले मेरी बेटी को मना करके चले गए। पर माँ, भला इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो वही किया जो आपने इशारा किया था। सारी गलती तो मेरी ही है जो मैं तुझे पाल पोस रही हूँ। तेरी माँ तो तुझे पैदा करके चली गई ताकि तू दूसरों की खुशियों में नजर लगा सके। तू इस घर के लिए अशुभ है। मैं पहले तुझे ही तेरी शादी करके निपटाऊंगी, तभी जान छूटेगी मेरी तेरी जैसी मनहूस से। सुमन क्रोध में वहां से चली जाती है। कमला अकेली रह जाती है। हे भगवान, पता नहीं माँ मुझे मनहूस क्यों कहती रहती है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उल्टा मैंने तो माँ ने जैसा कहा वैसा ही किया। फिर भी अगर लड़के वाले मना करके चले जाते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान, मेरी क्या गलती है? माँ, आज उस मनहूस की वजह से इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तू चिंता मत कर, अब देख मैं उसके साथ क्या करती हूँ। ऐसा क्या करने की सोच रही हो माँ? उसने तेरी शादी नहीं होने दी ना, तो मैं भी उसकी शादी किसी अच्छे घर में तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। एक ऐसे लड़के के साथ उसका विवाह करवाऊंगी जो हद से भी ज्यादा गरीब हो। फिर पता चलेगा उस मनहूस को और जान छूटेगी हमारी। पर माँ, पिताजी का क्या? पिताजी तो उससे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे? अरे तो उसकी चिंता मत कर, ऐसा जाल बिछाऊंगी कि चिट भी मेरी होगी और पट भी। तभी बाहर से आवाज आते हैं। अरे कोई है क्या घर में? ये आवाज कौन लगा रहा है? चलो चलकर देखते हैं। दोनों बाहर आते हैं। एक संदेशवाहक खड़ा है। अरे क्या हुआ, क्यों बुला रहे थे? कुछ बेचने आए हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं बल्कि विश्वनाथ जी का संदेश लेकर आया हूँ। पिताजी का संदेश? हाँ, वो कल एक बहुत ही बड़े व्यापारी का रिश्ता लेकर आने वाले हैं कमला के लिए। सुना है उस परिवार के साथ राज दरबार का भी बहुत अच्छा संबंध है और वो इस प्रांत के सबसे बड़े सूती कपड़े के व्यापारी हैं। उनसे बड़ा व्यापारी इस प्रांत में कोई नहीं है। तो कल कमला को तैयार करके रखने को कहा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। माँ, ये क्या, इससे भी बड़ा व्यापारी? सारे अमीर लोग इसके ही नसीब में क्यों लिखे हैं? ऐसे में तो कमला बहुत ही अच्छे घर में चली जाएगी और हम सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे।
तू चिंता मत कर पूजा, आने दे लड़के वालों को, लेकिन शादी तो उसकी गरीब से ही होगी। तू सिर्फ देखती जा मैं क्या करती हूँ। विश्वनाथ एक भव्य व्यक्ति सेठ गिरधारी लाल और उनके बेटे अमित को लेकर आते हैं। इनसे मिलिए, ये मेरी धर्मपत्नी सुमन है और बगल में जो हैं वो मेरी छोटी बेटी पूजा है। और सुमन, इनसे मिलो, ये हैं सेठ गिरधारी लाल जी, यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी, जिनका राज दरबार के साथ भी उठना बैठना है। इनको तो कौन नहीं जानता, इनके तो चर्चे हैं हर जगह। अरे वो सब तो ठीक है, परिचय तो होते रहेंगे, पर लड़की कहाँ है जिसे देखने हम आए हैं? कहीं दिख नहीं रही है। वो तो तैयार हो रही है, आती ही होगी। ओह ये देखो, आ भी गई। वाह, तुमने जैसा कहा था विश्वनाथ, तुम्हारी पुत्री तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मुझे तो लड़की देखकर ही पसंद आ गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी है सेठ जी, अभी तो दोनों को आपस में बात करने दीजिए, आपस में एक दूसरे को समझने दीजिए। जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख लें, बात कर लें, पसंद कर लें, उसके बाद ही तो रिश्ता समझिए कि पक्का है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। जाओ बेटा, जाकर मिल लो, और हाँ, अच्छे से बात करना, शर्माना मत। अमित और कमला बगल के कमरे में बात करने चले जाते हैं। काफी देर हो गई है, मैं उनको जल्दी से लेके आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी लेके आओ, आगे की बात भी तो करनी है। तो कैसी लगी आपको हमारी कमला? मुझे तो कमला बहुत पसंद है और संस्कारी लगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पर माफ कीजिएगा, कमला को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, वो क्या है ना, कमला आपसे कहने से डर रही थी। असल में बात ऐसी है कि कमला को कोई और पसंद है, लेकिन वो गरीब है, जिस वजह से कमला के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं है। पर कमला उससे सच्चे दिल से प्यार करती है, तो अगर आप इस रिश्ते को मना कर दें और कोई बहाना बना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, पर मैं ये बात कमला के मुंह से सुनना चाहता हूँ। कमला, अब तुम बताओ कि तुम्हारी माँ जो कह रही हैं, क्या वो सच है? तुम किसी और से प्रेम करती हो? जब अमित ने कमला से ये सवाल पूछा तो सुमन कमला को घूर घूर कर देखने लगी और इशारों में हाँ करने को कहने लगी। बेचारी कमला भी बिना कुछ सोचे समझे सुमन के कहने पर हाँ कर देती है। जी हाँ, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आप कृपया करके ये बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये सब कहा है। अच्छा, ठीक है, नहीं कहूँगा। अगर तुम किसी और से प्रेम करती हो तो मैं तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी जाकर ये रिश्ता मना कर देता हूँ। अमित जाता है और अपने पिता से बात करके रिश्ता मना कर देता है। विश्वनाथ निराश और भ्रमित रह जाते हैं। तू चिंता मत कर पुत्री, ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ कर लाऊंगा, देख लेना। भला मैं चिंता क्यों करूं पिताजी, इस बहाने मुझे आपके साथ कुछ और दिन रहने का अवसर मिल गया। मेरा बस चले तो मैं हमेशा आप ही के पास रहूंगी। मेरी प्यारी बेटी, पर शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। देखना, जिसके साथ भी तेरी शादी होगी उसके साथ तो बहुत खुश रहेगी और ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। विश्वनाथ फिर से व्यापार के लिए चले जाते हैं। सुमन एक गरीब सा दिखने वाले युवक किशन को लेकर आती है। कमला, देख तो कौन आया है, इससे मिल, ये किशन है। ये कौन है माँ? ये तेरा होने वाला पति है और आज ही तेरी इसके साथ शादी होगी, समझी? पर माँ, कम से कम पिताजी को तो आने दीजिए। उनकी पुत्री के विवाह में वो ही नहीं आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है? हाँ, तुझे क्या लगता है तेरे पिता आएंगे तो तेरी शादी इस गरीब फटे हाल से होने देंगे? पर माँ, सुन ले लड़की, तुझे तो इससे शादी करनी ही पड़ेगी। या तो तू इस घर में रहेगी या तो मैं। अब ये तेरा फैसला है, तेरे हाथ में है। अगर तूने इससे शादी के लिए ना कर दिया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। अगर आप चली जाएंगी तो मेरे पिता का क्या होगा? तो जैसा मैं कह रही हूँ चुपचाप वैसा ही कर। ठीक है माँ, आप जिससे शादी करने के लिए कहेंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप इस घर को छोड़कर कभी मत जाना माँ। उसके बाद कमला की शादी किशन के साथ हो गई और कमला उस गरीब के साथ उसकी झोपड़ी में चली जाती है।
माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने उस मनहूस से छुटकारा पा लिया और उसकी शादी भी किसी गरीब फटे हाल से आपने करा दी। पर माँ, आप पिताजी से कहेंगी क्या? और क्या कहूँगी, वही जो उस लड़के अमित से कहा था कि कमला किसी और से प्यार करती है और वो बहुत ही गरीब है, इसलिए उसने भागकर शादी कर ली। और क्या? वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब चिट भी आपकी और पट भी। मान गए आपको तो माँ। और क्या? तुझे क्या लगता है कि मेरी बेटी को रुलाने वाली को ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं? अब रहेगी उस गरीब के साथ जिंदगी भर। मुझे माफ कर देना, मेरे गरीब होने की वजह से तुम्हें इस झोंपड़ी में रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पति जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। तो क्या तुम्हें सच में इसमें कोई दिक्कत नहीं है? पर तुम्हारा घर तो देख के लग रहा था कि तुम अच्छे घर से हो, फिर मुझ जैसे गरीब से तुम्हारी शादी कैसे हो गई? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। असल में बात ऐसी है कि मेरी सौतेली माँ को लगता है कि मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया और इसीलिए उन्होंने मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपसे शादी करवा दी। क्या कहा? भला कोई माँ ऐसा कर सकती है? अपनी ही बेटी को मनहूस बताकर किसी गरीब के साथ शादी करा सकती है? पक्का वो आपकी अपनी ही माँ है ना? नहीं, वो मेरी सौतेली माँ है, पर मैं उन्हें अपनी माँ ही मानती थी। मैंने उन्हें कभी भी पराया नहीं समझा, पर शायद वो मुझे अपना नहीं समझती थी। खैर, ये सब छोड़िए। मेरा नाम किशन है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमला है। वैसे आप क्या काम करते हैं? फिलहाल तो मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, पर आज मैं पूरी कोशिश करूँगा काम ढूंढने की। और हाँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि शाम तक कुछ न कुछ ले आ जाऊँ, ताकि आज हमें भूखे न सोना पड़े। ऐसा कहकर किशन काम ढूंढने निकल पड़ता है। शाम को किशन कुछ सब्जियां लेकर आता है और बताता है कि उसे मजदूरी का काम मिल गया है। किशन जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सुझाव दूं जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बिपा। मैं आज नदी से पानी लेने गई थी तो मैंने वहाँ पेड़ पर बहुत सारे जंगली आम और जामुन देखे। अगर आप उन फलों को तोड़कर शहर में बेचें तो कैसा रहेगा? बिना कोई खर्चा किए ही घर में पैसे आ जाएंगे। आपको बस एक छोटा सा ठेला खरीदना पड़ेगा। वाह कमला, क्या सुझाव दिया है। आखिर हो तो तुम एक व्यापारी की पुत्री ही। मैं इतने दिनों से इस जंगल के आसपास हूँ, पर आज तक मुझे ये सुझाव कभी नहीं आया। तो ठीक है, मैं कल से ही ऐसा करूँगा। किशन कमला के कहने पर फल तोड़कर बेचने लगता है। उसके ताज़ा फल बहुत बिकते हैं। कुछ हफ्तों में ही वो अच्छा पैसा कमा लेता है। देखो कमला, तुम्हारे कहने पर मैंने इतने दिनों में इतने सारे पैसे कमा लिए कि अब हम इससे एक अच्छा सा कमरा किराए पर ले सकते हैं। कमरा तो हम बाद में भी ले सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लें। उसके बाद आप अभी जितना कमा रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा कमा पाएंगे और फिर हम एक अच्छा घर भी खरीद सकते हैं। वाह कमला, तुम्हारा दिमाग तो सच में तेज है। मैं सोच रहा हूँ दुकान की हिसाब किताब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे दूंगा। कमला और किशन मिलकर एक छोटी दुकान लेते हैं। कमला की सूझबूझ और मेहनत से कुछ महीनों में ही वे एक अच्छा सा घर खरीद लेते हैं और आराम से रहने लगते हैं। अरे सुमन, आज कमला नहीं दिख रही है, कहीं गई है क्या? कहीं गई नहीं है। अरे भाग गई है तुम्हारी बेटी किसी और के साथ। क्या कहा? भाग गई? अरे मैंने उससे कितना कहा कि गरीब है तो क्या हुआ, एक बार अपने पिता से बात तो कर, वो उस रिश्ते को जरूर मानेंगे। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और उस लड़के के साथ भाग गई। तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? पर पिताजी, माँ सही कह रही हैं, वो झूठ नहीं बोल रही हैं। बस बहुत हो गया। तुम दोनों के ऊपर मुझे पहले से ही शक था कि तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी को परेशान करती हो, पर कमला ने मुझे ये कभी नहीं कहा, इसीलिए मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि कमला मेरी बेटी बिना बताए ही चली जाएगी? वो मेरी बेटी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब सच सच बताओ, कहाँ है वो? वरना समझ लेना आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म।
अरे नहीं नहीं, आप कृपया करके ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ये सच है कि वो भागी नहीं है। मैंने ही उसकी शादी एक गरीब फटे हाल से जबरदस्ती करा दी। क्या कहा? जबरदस्ती शादी कर दी? अरे कैसी औरत हो तुम, माँ के नाम पर कलंक हो। मैं ही बेवकूफ था कि मैंने सोचा कि उसे माँ का प्यार मिल सकता है। काश मैंने तुम जैसी औरत के साथ कभी शादी ही ना की होती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए जी, अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्रोध में आकर मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया जिसकी अब मुझे माफी भी नहीं मिल सकती है। अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। जल्दी बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। मुझे उसके पास अभी के अभी ले चलो। जी, मैं लेकर चलती हूँ। तुमने तो कहा था कि वो इस झोपड़ी में मिलेगी, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। देखो, मेरे शांत होने का फायदा मत उठाओ। सच बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? जी, वो लड़का जिससे मैंने शादी करवाई थी वो यहीं रहता था, पर पता नहीं कैसे अब वो यहाँ नहीं है। मेरा विश्वास करें, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरती है। अरे क्या हुआ? आप किशन को ढूंढ रहे हो क्या, जो यहाँ पर रहता था? जी हाँ, क्या आपको पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा? हाँ, असल में अब वो गरीब नहीं रहा। उसकी शादी होने के बाद अब मानो उसकी किस्मत ही बदल गई हो और उसने अब खुद का एक घर खरीद लिया है, बाजार वाले इलाके में। अब वो आपको शहर में मिलेगा। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो उसका ठिकाना आपको बता देगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद अम्मा। विश्वनाथ और सुमन शहर जाते हैं और लोगों से पूछते हुए किशन के नए घर तक पहुंच जाते हैं। अरे पिताजी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? विश्वनाथ ने कमला को सारी बातें विस्तार से बताई। सुमन शर्म से सिर झुकाए खड़ी है। मुझे माफ कर देना बेटी, अब मुझसे क्रोध में बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैंने बिना सोचे समझे तुझे एक गरीब से जबरदस्ती शादी करवा दी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ। और वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने भले ही एक गरीब से मेरी शादी करवाई थी, पर अब देखिए, अब ये गरीब नहीं रहे। हमने मिलकर अपनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया है। और सबसे बड़ी बात, मैं इनके साथ बहुत ही खुश हूँ। मुझे सच में माफ कर दो बेटी, मैंने तुझे और तेरे पिता को बहुत दुख दिया है। हम सब गलतियां करते हैं सुमन। महत्वपूर्ण ये है कि हम उनसे सीखें। आज से हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। विश्वनाथ सबको एक साथ देखकर खुश होते हैं। जाने अनजाने में सुमन ने एक ऐसा काम किया था जिसने कमला को एक मेहनती और प्यार करने वाले जीवन साथी से मिलवाया और सबका जीवन बदल गया।